तो चलिए आज अर्थशास्त्र के एक ऐसे कॉन्सेप्ट में गोता लगाते हैं जो ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। तो शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि कोई अमीर इंसान जब पैसा खर्च करता है तो उससे अर्थव्यवस्था में दूसरों की कमाई बढ़ जाती है? यही सवाल कीन्स के पूरे मॉडल की बुनियाद है। तो इस पूरे मॉडल को समझने के लिए हम इन 6 स्टेप से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, फिर इसके 2 सबसे जरूरी पिलर्स उपभोग और निवेश को समझेंगे। इसके बाद हम आर्थिक संतुलन ढूंढेंगे, फिर उस जबरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करेंगे और आखिर में सरकार और व्यापार को जोड़कर देखेंगे कि कीन्स का सबसे बड़ा आइडिया था क्या। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कीन्स का मानना था कि एक अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होगी, उसमें कितनी इनकम जनरेट होगी, ये सब एक ही चीज पर निर्भर करता है और वो है टोटल खर्चा। जी हाँ, कुल खर्च, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। यही है वो इंजन जो पूरी इकोनॉमी को चलाता है। अब देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो इसे समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही तरह के लोग हैं। एक तरफ हैं हम और आप यानी परिवार, और दूसरी तरफ हैं कंपनियां यानी फर्में। तो इस सिंपल सी दुनिया में टोटल डिमांड यानी एडी बस 2 चीजों का जोड़ है। पहला वो पैसा जो परिवार खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन या सी, और दूसरा वो पैसा जो कंपनियां लगाने की सोच रही हैं, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट या आय। तो एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, बस इतना ही है। ठीक है, अब आते हैं इस मॉडल के सबसे जरूरी हिस्से पर, कंजम्पशन फंक्शन। ये फॉर्मूला बस ये बताता है कि लोग अपनी कमाई का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। देखिए, फॉर्मूला है C इज इक्वल टू A प्लस BY। यहाँ A वो खर्चा है जो तब भी होगा जब कमाई 0 हो, मतलब उधार लेकर या पुरानी बचत से, और ये जो B है ना, ये है असली हीरो। ये बताता है कि जब भी कमाई 1 रुपए बढ़ती है तो उसमें से कितने पैसे खर्च कर दिए जाते हैं। इस ग्राफ को देखिए, ये उसी फॉर्मूले की तस्वीर है। ये जो C वाली लाइन जहां से शुरू हो रही है Y एक्सिस पर, वो है A यानी आपका बेसिक खर्चा, और इस लाइन की जो चढ़ाई है, इसका जो स्लोप है, वही है B, और इसी B को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC। इस शब्द को अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा नंबर्स देखते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। जब इनकम 0 है तब भी 500 का खर्चा हो रहा है, और जैसे जैसे इनकम 1000, 2000, 3000 बढ़ती जा रही है, खर्चा भी बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, इनकम जितनी तेजी से बढ़ रही है, खर्चा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, कुछ पैसा बचाया भी जा रहा है। तो जैसा मैंने पहले कहा था, ये रहा हमारा हीरो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC। सीधी भाषा में, अगर सैलरी 100 रुपए बढ़ती है और उसमें से 80 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं तो MPC हुआ 0.8। कीन्स के पूरे मॉडल का जादू इसी एक नंबर में छिपा है। तो हमने ये तो समझ लिया कि लोग और कंपनियां खर्च कैसे करते हैं, पर सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था रुकेगी कहाँ? वो कौन सा पॉइंट है जहां ना तो प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़े न घटाने की? चलिए इसी संतुलन यानी इक्विलिब्रियम को ढूंढते हैं। इस संतुलन को खोजने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है ये 45 डिग्री की लाइन। अब ये लाइन क्या है? ये बस एक रेफरेंस लाइन है। इस लाइन पर हर पॉइंट पर जितना देश में सामान बन रहा है यानी इनकम, ठीक उतना ही लोग खरीद रहे हैं यानी खर्चा। मतलब सब कुछ बैलेंस में है, जितना बना उतना बिका। और ये रहा वो मैजिक पॉइंट, पॉइंट E। देखिए, जहां हमारी कुल खर्च वाली लाइन यानी AD लाइन इस 45 डिग्री लाइन को काटती है, वही है अर्थव्यवस्था का संतुलन। इसी पॉइंट पर जितनी चीजें खरीदने की प्लानिंग हो रही है, ठीक उतनी ही चीजें बन भी रही हैं, न कम न ज्यादा। इकोनॉमी यहां आकर स्थिर हो जाती है। लेकिन अगर इकोनॉमी संतुलन पर न हो तो सोचिए, अगर डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? दुकानों में सामान खत्म होने लगेगा। इससे कंपनियों को सिग्नल मिलेगा कि भाई और माल बनाओ, तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और इनकम बढ़ेगी। और इसका उल्टा, अगर डिमांड कम हो तो सामान बिकेगा नहीं, गोदामों में पड़ा रहेगा, तो कंपनियां प्रोडक्शन कट कर देंगी और इनकम घट जाएगी। यानी इकोनॉमी में एक ऑटो करेक्ट मैकेनिज्म है जो उसे वापस संतुलन की तरफ धकेलता है। अब तैयार हो जाइए इस मॉडल के सबसे जबरदस्त, सबसे जादुई कॉन्सेप्ट के लिए। इसका नाम है
द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शांत पानी में एक कंकड़ फेंकने से लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। यहाँ भी एक छोटा सा खर्च पूरी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा असर पैदा कर सकता है। ये ग्राफ इस जादू को साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, निवेश में बस जरा सी बढ़ोतरी हुई जिससे एडी लाइन थोड़ी सी ऊपर खिसक गई, लेकिन इसका असर देखिए, नेशनल इनकम में जो उछाल आया है वो उस छोटे से निवेश से कई गुना, जी हाँ कई गुना ज्यादा है। यही है मल्टीप्लायर इफेक्ट का कमाल। पर ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 रुपए का नया निवेश किया। ये 100 रुपए उस मजदूर की इनकम बन गए जिसने काम किया। अब वो मजदूर मान लीजिए 80 रुपए का सामान खरीदता है, तो ये 80 रुपए दुकानदार की इनकम बन गए। फिर वो दुकानदार उसमें से 64 रुपए किसी और चीज पर खर्च करता है, और ये चेन, ये लहर चलती रहती है। एक का खर्च दूसरे की इनकम बनता जाता है, और वो शुरुआती 100 रुपए इकोनॉमी में घूम घूम के कई 100 रुपयों का काम कर देते हैं। और इस पूरे असर को नापने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मल्टीप्लायर होता है 1 को 1 - MPC से डिवाइड करने पर। इसका मतलब साफ है, लोग अपनी बढ़ी हुई कमाई का जितना ज्यादा हिस्सा खर्च करेंगे, यानी MPC जितना ज्यादा होगा, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट भी उतना ही जबरदस्त होगा। ठीक है, अभी तक हमारी दुनिया में सिर्फ परिवार और फर्में थी, लेकिन असल दुनिया में तो सरकार भी होती है और हम दूसरे देशों से व्यापार भी करते हैं, है ना? तो चलिए अब अपने मॉडल को थोड़ा और रियलिस्टिक बनाते हैं और इन दोनों को भी शामिल करते हैं। इसे समझने के लिए 2 शब्द याद रखिए, इंजेक्शन और लीकेज। इंजेक्शन जैसे नाम से ही जाहिर है, इकोनॉमी में पैसा डालते हैं, उसे बूस्ट करते हैं, जैसे सरकार का खर्च या एक्सपोर्ट्स। और लीकेज पानी की टंकी के छेद की तरह इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालते हैं, जैसे हमारी बचत, टैक्स या इंपोर्ट्स। इन ग्राफ्स में देखिए, जैसे ही हम सरकारी खर्च यानी जी को जोड़ते हैं, हमारी टोटल डिमांड वाली एडी लाइन और ऊपर चली जाती है, और जब हम नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को भी जोड़ देते हैं तो ये लाइन फिर से एडजस्ट होती है। हर बार जब कोई इंजेक्शन जुड़ता है तो हमारी नेशनल इनकम का लेवल भी बढ़ जाता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? कीन्स का सबसे बड़ा आइडिया क्या था? चलिए अब उन की पॉइंट्स पर आते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बस एक लाइन में कहें तो कीन्स का पूरा सिद्धांत ये है, एक देश की राष्ट्रीय आय इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितना बना सकता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि लोग और सरकारें मिलकर कितना खर्च करने को तैयार हैं। यानी डिमांड ही किंग है। तो एग्जाम के लिए इन 3 बातों को गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, नेशनल इनकम को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत एग्रीगेट डिमांड है। नंबर 2, मल्टीप्लायर कितना बड़ा होगा ये पूरी तरह MPC पर निर्भर करता है। और नंबर 3, और ये बहुत जरूरी है, अर्थव्यवस्था ऐसी जगह पर भी संतुलन में हो सकती है जहां बहुत सारे लोग बेरोजगार हों। ऐसा जरूरी नहीं कि संतुलन का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट हो। चलिए, अब जब आप इस पूरे मैकेनिज्म को समझ चुके हैं तो एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने 4 कंपोनेंट देखे, उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और नेट एक्सपोर्ट्स। असल दुनिया में इनमें से कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होता है, सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, जो इकोनॉमी में अस्थिरता लाता है? सोचिएगा जरूर।